गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे अर्थक्विक, भूकंप के बारे में। भूकंप की तरंगों के बारे में हमने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स की वेव्स होती हैं। उन वेव्स में स्पेशली 3 प्रकार की, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तरंगें। अब आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भूकंप के प्रकार की, टाइप्स ऑफ अर्थक्विक। कितने प्रकार के भूकंप होते हैं, कौन कौन सी घटनाओं से भूकंप आते हैं, यानी जिस प्रकार की घटना घटित होगी उस घटना से जो भूकंप आया उस घटना का नाम वही रख दिया गया है। जैसे प्राकृतिक भूकंप जो प्रकृति से आते हैं, कृत्रिम भूकंप जो मानव निर्मित घटनाओं से आते हैं। अब इन घटनाओं के आधार पर इनके जो विभिन्न नाम रखे गए हैं उनको एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहला भूकंप आता है विवर्तनिक भूकंप। विवर्तनिक भूकंप में क्या होता है, चट्टानों के बीच में से जब ऊष्मा या ऊर्जा बाहर निकलती है तो खंडित करके फिर क्या होगा, उन चट्टानों को जैसे ही सिस्टम बिगड़ता है तो चट्टानों के बीच में टूटती है, चटकन आती है, भ्रंश उत्पन्न होता है, तो चट्टानें खिसकती है, तो परिणाम स्वरूप आसपास का जो एरिया है उसमें जो वाइब्रेशन आएगा, जो कंपन आएगा, वो कहलाता है विवर्तनिक भूकंप। विवर्तनिक भूकंप में अगर हम कहें तो भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। यानी यहाँ अगर हम संक्षिप्त में हम इसको लिखें, भ्रंश तल के किनारे, भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरकने से उत्पन्न होते हैं। चट्टानों के सरकने से उत्पन्न होते हैं। यानी यहाँ कंडीशंस क्या हो रही है, जैसे ये है चट्टान और इसमें यह भ्रंश आ गया, चट्टान में भ्रंश आया तो क्या हुआ, चट्टानें इस तरह से खिसक जाती है ऊपर और नीचे की तरफ। जब ये चट्टानें खिसकती है तो इसके परिणाम स्वरूप जो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है वो कहलाएगा विवर्तनिक भूकंप। विवर्तनिक भूकंप। फिर दूसरे प्रकार का जो नेक्स्ट भूकंप है उसका नाम है ज्वालामुखी जन्य भूकंप। ज्वालामुखी जन्य भूकंप यानी ये जो भूकंप उत्पन्न होते हैं, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ज्वालामुखी जन्य भूकंप, यानी ज्वालामुखी के द्वारा जिन भूकंपों का निर्माण होता है। यानी जब ज्वालामुखी आते हैं किसी क्षेत्र में, वो ज्वालामुखी का जैसे ही विस्फोट होता है तो पास की जो धरती में वाइब्रेशन होता है, इस प्रकार के वाइब्रेशन को भूकंप, ज्वालामुखी जन्य भूकंप के नाम से जाना जाता है। यानी ये कहाँ आएंगे, जहाँ मुख्य रूप से सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। यानी ज्वालामुखी भूकंप जन्य मुख्यतः कहाँ रहेगी, कहाँ उत्पन्न होंगे, सक्रिय ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों में, सक्रिय ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों में। इसको हम ऐसे समझें, जैसे ये ज्वालामुखी, ये जैसे विस्फोट करके बाहर लावा निकलता है तो क्या होगा, ये आसपास के एरिया में वाइब्रेशन होता है, ये कहलाएगा ज्वालामुखी भूकंप। इसीलिए अगर हम देखें विश्व में मुख्यतः जो ज्वालामुखी उत्पन्न वाली श्रृंखला है वो प्रशांत महासागर के चारों तरफ इस तरह का एक वृत्त बन जाता है, जिसे अग्निमेखला या अग्निवृत्त कहते हैं, अग्निवृत्त। और इसी कारण ये जापान और ये जो देश हैं, जापान को भूकंपों का देश कहते हैं, सर्वाधिक भूकंप आते हैं, तो वो भी कहाँ आ रहे हैं, उन क्षेत्रों में आ रहे हैं जहाँ सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो भूकंप, ज्वालामुखी जन्य भूकंप वे क्षेत्र जहाँ सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, जहाँ भूकंप आते हैं, वह ज्वालामुखी जन्य भूकंप कहलाते हैं। इसके बाद में जो अगला भूकंप है नियात भूकंप। नियात भूकंप को अगर हम समझें तो बहुत ही सिंपल है। नियात मतलब क्या हो रहा है कि खनन वाले क्षेत्रों में, जहां खदान का काम किया जाता है, उस क्षेत्रों में आने वाला भूकंप क्या कहलाएगा, नियात भूकंप। नियात भूकंप के अंतर्गत क्या होता है, अत्यधिक खनन कार्य होने के कारण भूकंपीय जो भूमिगत खानों की छत ढह जाती है और हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। तो 2 चीजें हो रही, क्या हो रहा है, अत्यधिक खनन। जब ये अत्यधिक खनन होता है तो क्या होता है, अत्यधिक खनन से भूमिगत खानों की छत ढह जाना
जब ये उसकी खुदाई होती है और क्या होगी, छत नीचे गिर जाती है, तो जो हल्के झटके महसूस किए जाते हैं वो नियात भूकंप के अंतर्गत आते हैं, उन्हें नियात भूकंप के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है विस्फोट भूकंप। विस्फोट भूकंप जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि विस्फोट के द्वारा ये उत्पन्न होता है। अब विस्फोट किन चीजों का होता है? विस्फोट भूकंप पृथ्वी पर जब रासायनिक और अन्य तरह के विस्फोट किए जाते हैं, मान लिया कहीं कोई बम फोड़ा गया, बड़ा बम फोड़ा गया, तो जैसे ही वो बम फूटेगा तो उसके कारण क्या होता है, हल्की सी जो झटका महसूस किया जाता है वो झटका क्या कहलाएगा? विस्फोट भूकंप। क्यों विस्फोट नाम दिया गया? क्योंकि विस्फोट के कारण उस भूकंप की उत्पत्ति होती है, इसीलिए उसे विस्फोट भूकंप के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो अगला भूकंप है, उस भूकंप का नाम है बांध जनित भूकंप। बांध जनित भूकंप यानी बांध के कारण जो उत्पन्न होता है, बांध जनित भूकंप। बांध जनित भूकंप की अगर हम बात करें तो ये भूकंप की उत्पत्ति किससे होती है? बांध के कारण। बांध के कारण कैसे होती है कि जब किसी क्षेत्रों में बड़े बांध बना दिए जाते हैं, जैसे यहां अगर हम कहें कि ये डैम इस तरह से बना दिया गया, डैम की अगर आप देखेंगे तो एक विशेषता ये होती है कि इसकी जो दीवार होती है ऊपर से क्या होगी, छोटी होती है और नीचे की तरफ ज़्यादा लंबी होगी, यानी चौड़ी होगी। ऊपर की तरफ सकड़ी और नीचे की तरफ से ये चौड़ी होती है, क्योंकि यहाँ जो जल का दबाव पड़ता है, अगर हम कहें ये इस तरह से जल भरा हुआ है तो जल का दाब सर्वाधिक कहाँ होता है? सर्वाधिक दाब यहाँ पैंदे में इस जगह होगा। अगर यहाँ से दीवार छोटी होगी, अगर हम कहें कि ये सिमिलर अगर इस तरह की दीवार बना दी जाए तो क्या स्थितियां होंगी? दीवार यहाँ से टूट जाएगी नीचे से। अब बात आती है ये बांध से भूकंप कैसे उत्पन्न होते हैं, तो यहाँ क्या स्थितियां हो रही है? पानी इकट्ठा होना शुरू हुआ। पानी जब बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होना शुरू हो गया, यानी अगर हम ये देखें स्थिति यहाँ ये थी, प्राकृतिक रूप से कोई नदी बह रही थी, पानी कंटिन्यू बह जाता था। अब हमने क्या किया, प्राकृतिक तरीके से, जैसे मान लिया यहाँ पहाड़ियाँ बनी हुई है, हमने बीच में दीवार खड़ी कर दी, दीवार खड़ी करके पानी को रोकना शुरू किया। अब पानी को रोकना शुरू किया तो क्या हुआ, यहाँ इस क्षेत्र में दाब बढ़ने लगा, दाब वृद्धि। दबाव जब बढ़ने लगता है तो अब ये प्रकृति का नियम है, जैसे ही इसका संतुलन बिगड़ेगा तो इस संतुलन को करने के लिए क्या करेगी, मूवमेंट करेगी और इसके परिणाम स्वरूप भूकंपों की उत्पत्ति होती है। तो ये दाब वृद्धि होने लगी पानी की वजह से, और दाब वृद्धि हुई और इस तरफ दबाव कम रहता है तो फिर क्या होगा, मूवमेंट होगा, और इस मूवमेंट के परिणाम स्वरूप जो बांध बनाए गए, इसके कारण बांध के निकटवर्ती क्षेत्रों में जो भूकंप देखने को मिलता है उसका कारण क्या है, बांध जनित भूकंप, यानी बांधों के निर्माण से होने वाले भूकंप बांध जनित भूकंप कहलाते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट बिंदु है वो है भूकंपों की माप, मेजरिंग अर्थक्वेक। अब ये भूकंपों को मापा कैसे जाता है, तो भूकंपों की माप यानी मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की माप कैसे की जाती है, तो सबसे पहली चीज ये आती है, भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर किया जाता है। कि ये जो माप किया जाता है वो किस आधार पर होता है, भूकंप की तीव्रता से, कितना तेज भूकंप आया उस आधार पर हम बताएंगे कि साहब भूकंप स्ट्रॉन्ग था, ये बहुत कमजोर था या मध्यम था, तीव्र गति का था। तो ये सारी चीजें उसकी भूकंप की तीव्रता के आधार पर मापी जाती है। तो इसका माप किस पे होगा, भूकंपीय तीव्रता पर, भूकंपीय तीव्रता के आधार पर। नहीं, भूकंपों का माप किससे होगा, भूकंपीय तीव्रता के आधार पर। अब ये जो भूकंप की तीव्रता है उसको मापेंगे किससे, मापने का जो यंत्र है जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ की सहायता से ये भूकंपीय यंत्रों को मापा जाता है और साथ ही ये देखा जाता है कि ये भूकंप की जो तीव्रता है वो कितनी रही, इसी के साथ भूकंप की गहनता कितनी रही। तो यहाँ ये भूकंपों की माप किससे की जाएगी, सिस्मोग्राफ यंत्र से, सिस्मोग्राफ यंत्र से। इससे क्या होती है, इसकी माप यानी इसका मेजरमेंट किया जाता है। साथ ही ये जो माप की जाएगी वो किसमें की जाएगी, मापन की इकाई, मापन किसमें होगा, रिएक्टर पैमाने में, रिएक्टर पैमाने में मापा जाएगा।
रिएक्टर पैमाना, यानी इसकी माप का जो एक पैमाना है वो कौन सा है, रिएक्टर पैमाने की सहायता से ये मापा जाता है भूकंप। फिर इसके साथ ही ये जो माप होता है भूकंप की जो तीव्रता होती है वो कहाँ कितनी मानी गई है, तो भूकंप की तीव्रता 0 से 5 मानी गई है, यानी 0 से 5 के बीच में ये मूवमेंट होता है। 0 से 5 के बीच में ये भूकंप की बताई गई है कि ये तीव्रता कितना रहता है। स्केल जो है, रेटिंग स्केल जो होती है, इसके आधार पे हम इसकी तीव्रता को मापते हैं। लेकिन कुछ विद्वान इसकी तीव्रता को ये भी कहते हैं कि ये 0 से 10 तक होती है, यानी भूकंप की जो तीव्रता है कुछ विद्वान इसको 0 से 5 मानते हैं और अधिकांश जो विद्वान ये कहते हैं कि भूकंप की तीव्रता 0 से 10 के बीच में बताई गई है। अब बात आती है इसकी जो गहनता है, यानी इससे जो विनाश होता है उसको किससे के आधार पर माना जाता है। यहाँ ये जो मापन हो रहा है रिएक्टर पैमाने के अंदर, कितने रिएक्टर का भूकंप आया, 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री तक कितना आया है, उस चीज के आधार पे हम इसको बताते हैं। अब यहाँ अगर कहें 0 डिग्री रिएक्टर पैमाने पे आया तो उसका हल्के से झटके होंगे। 5 डिग्री, ये 5 से ऊपर अगर माना जाता है या 3-4 भी आता है तो भूकंप से विनाशकारी गतिविधियां देखने को मिलती है, एक विनाश हमें देखने को नजर आता है। अब बात आती है भूकंप का जो विनाश होता है, उस विनाश के लिए अगर हम कहें तो ये देखा जाता है कि भूकंप की जो आघात की तीव्रता है, उसकी गहनता है, वो इटली के वैज्ञानिक मर्केली के नाम से जानी जाती है। यानी अगर हम कहें आघात की तीव्रता या गहनता, आघात या की तीव्रता यानी कितनी तेज गति से उसने आघात किया है, आघात की तीव्रता ऑब्लिक गहनता, ये किसके नाम से जानी जाती है, इटली के वैज्ञानिक जिनका नाम है मर्केली, इटली के हैं, इटली के वैज्ञानिक मर्केली के नाम से जानी जाती है, मर्केली के नाम से, यानी ये इनके नाम से इस पैमाने को मापा जाता है। और इसकी जो गहनता है वो कितनी बताई गई है, अगर कहें कि गहनता 0 से 12 तक बताई गई है, यानी ये गहनता कितनी हो सकती है, 0 से 12 तक हो सकती है। और इस गहनता के आधार पर ही ये बताया जाता है कि किस प्रकार भूकंप का जो प्रभाव है वो कितना घातक रहा है। जितना अधिक गहन होगा उतना ही वो अधिक घातक भूकंप के रूप में बताया जाता है। अब इसके बाद में आता है भूकंप के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप के प्रभाव, यानी भूकंप जब आता है तो उसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप कौन कौन सी घटनाएं होती है। इन घटनाओं को अगर हम देखें तो प्रमुख घटनाएं कौन सी है, जैसे पृथ्वी का हिलना, बांधों की वजह से आते हैं भूकंप। फिर अगर वो भूकंप समुद्र में आ जाए तो सुनामी कहलाएंगे। इनके परिणाम स्वरूप क्या होता है, कई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, इमारतें गिर जाती है, बांध टूट जाते हैं। और कई बार क्या स्थितियां होती है, जैसे मान लिया कोई नया ब्रिज वगैरह तैयार किया है और ब्रिज का अगर उसके जो पिलर्स हैं उसमें क्रैक आ जाए तो वो गिर जाते हैं। तो इस तरह से इसके बहुत सकारात्मक और विनाशकारी दोनों प्रभाव देखने को मिलते हैं, सकारात्मक और विनाशकारी। इसके अधिकांश प्रभाव जो देखने को मिलते हैं वो विनाशकारी प्रभाव है। विनाशकारी प्रभाव में पहला है भूमि का हिलना, यानी पृथ्वी का कंपन हो गया, इसमें कहें तो भूमि का हिलना। फिर सेकंड अगर कहें तो दूसरा क्या प्रभाव हो गया, भूमि विस्थापन। जो भूमि होगी वो विस्थापित होगी, यानी झटके लगते हैं। जैसा ये एक स्थान से मतलब भ्रंश के कारण वो भ्रंश तल के सारे चट्टानें ऊपर नीचे खिसक जाती है। फिर है इमारतों का गिरना, जो चट्टानें जो भूकंप आते हैं इससे बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती है। साथ ही अगर कहें इसके जो अन्य प्रभाव देखने को मिलते हैं इमारतों के गिरने के साथ साथ, अगर हम कहें भूस्खलन, मृदा द्रवण, धरातल का एक तरफ झुक जाना, भूस्खलन।
फिर मृदा द्रवण, मृदा द्रवण, इसके अलावा धरातल का एक तरफ झुक जाना, जैसा कि हम कहें धरातल का एक तरफ झुक जाना। झुक जाना मतलब क्या होगा कि जहां कहीं भ्रंश हुआ है, जैसे ये समतल जमीन है और भ्रंश आया और जमीन क्या हो रही, निमंजित हो गई, झुक गई, तो क्या होगा कि इधर पूरा का पूरा भाग नीचे झुका हुआ रहेगा क्योंकि वो उससे नीचे चला गया। इसीलिए भूस्खलन, भूस्खलन सिंपल सा है कि जैसे ये कोई पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में ऊपर जैसे मान ले यहाँ ये चट्टाने वगैरह ये सब पड़ी है, अब जैसे मूवमेंट होता है, कुछ अर्थक्वेक होता है, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, ये जो चट्टाने वो टूट कर नीचे की तरफ आने लग जाएगी, यानी इसके टूट के नीचे की तरफ गिरने की प्रक्रिया को कहते हैं भूस्खलन। मृदा द्रवण की बात करें, मृदा के ऊपरी परत का जब ये इस तरह से आती है और जो सीढ़ीदार खेत होते हैं वहां की परत नीचे की तरफ आ जाती है तो वो मृदा द्रवण के रूप में कहलाती है। यानी इस प्रकार हम कहें तो भूकंप का जो प्रभाव है वो प्रभाव मुख्य रूप से विस्थापित होने के साथ साथ फिर इसके अलावा होता है कहीं कहीं क्षेत्रों में आग लग जाती है, फिर है वस्तुओं का गिरना, तटबांध टूट जाना, धरातल का विस्थापन, ये सारी चीजें यहाँ देखने को मिलती है। आग लगना, वस्तुओं का विस्थापन, यानी फिर भूमि का विस्थापन, फिर तटबांध का टूट जाना, तटबांध का टूटना। इस प्रकार बहुत सारे जो ऐसे प्रभाव देखने को मिलते हैं जो भूकंप के प्रभाव के स्वरूप में बताए गए हैं। यहाँ अगर हम कहें तो भूकंप के प्रभावों को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। दो भागों को अगर कहें तो एक तो क्या हो गया, भूकंप के सकारात्मक प्रभाव यानी सृजनात्मक, और दूसरे विध्वंसात्मक, सृजनात्मक प्रभाव, और दूसरा जो मुख्य है विध्वंसात्मक प्रभाव। विध्वंसात्मक प्रभाव यानी वे प्रभाव जो विनाशकारी हैं, सकारात्मक प्रभाव जो सृजनात्मक। सकारात्मक प्रभाव में कभी कभी देखने को मिलता है, भूकंप जब आता है तो क्या होता है, धरातल के भूभाग में कोई नीचे की कोई चीज है, तो जब धरातल का भाग नीचे खिसकता है तो वहां नीचे कुछ जैसे खदान वगैरह है तो वो मिल जाती है, खनिजों के बारे में जानकारी मिल जाती है। कई बार स्थितियां क्या होती है कि जैसे मान लिया जब भूमि विस्थापित होती, भूमि विस्थापन से उमंजन और निमंजन दो तरीके से होता है। उमंजन यानी जमीनी भूभाग का ऊपर उठना, अगर मान लिया इस तरह से समुद्री क्षेत्र में कहीं उमंजन हो जाए तो हमें एक जमीन का नया टुकड़ा मिल जाता है। निमंजन होता तो विनाशकारी हो जाता है। इस प्रकार इसके विध्वंसात्मक प्रभावों को देखा जा सकता है। इसके अलावा जो एक और प्रभाव है सुनामी। सुनामी अपने आप में एक जापानी शब्द है, जापान से लिया गया। सुनामी यानी क्या होता है, समुद्री लहर। समुद्री लहर यानी ये कहाँ आता है, समुद्र में। यानी अगर हम कहें तो भूकंप दो जगह पे आ रहा है। एक तो क्या आ रहा है, भूकंप का जब उद्गम केंद्र, भूकंप का उद्गम केंद्र जब धरातलीय भाग पे होगा तो कहलाएगा भूकंप, चाहे वो कहीं पे भी कितना भी गहरा हो, 200 मीटर तक हो, 50 मीटर हो या कहीं भी, तो कहलाएगा भूकंप। और अगर भूकंप का उद्गम केंद्र जहां से भूकंप उद्गम हो रहा है वो अगर समुद्र में है तो वो कहलाएगा सुनामी। सुनामी यानी समुद्री लहर। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भूकंप के ये जो मुख्य प्रभाव हमारे सामने देखने को मिलते हैं। इसी के साथ अगर हम कहें तो ये भूकंप की महत्वपूर्ण जो जानकारियां थी वो कंप्लीट हुई। अभी तक हमने पढ़ा भूकंप यानी पृथ्वी के कंपन होना, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि भूकंप आते क्यों हैं, भूकंप के जो मुख्य प्रकार हैं उन प्रकारों के साथ हमने ये पढ़ा कि भूकंप के मापन के जो यंत्र हैं सिस्मोग्राफ के माध्यम से मापा जाता है, रिएक्टर पैमाने पे मापा जाता है, कितनी इसकी विनाशकारी घटना है। साथ ही इसका जो एक विशेष जो याद रखने वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती है, भूकंप की आघात या तीव्रता को किससे मापा जाता है, रिएक्टर पैमाने से। और दिया किसने, इटली के मर्केली नाम के विद्वान ने इस चीज़ को दिया था। भूकंप की तीव्रता 0 से 10 मानी गई है और इसकी गहनता यानी जो इसकी विनाश की तीव्रता है, आघात की तीव्रता है, वो 0 से 12 तक मापी गई है।